नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज की तारीख 20 मार्च है और 20 मार्च को हम लोग जितने भी सवाल बन सकते थे कल की पूरी घटनाओं से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पे हम लोग आज चिंतन करने वाले हैं। उसको हम लोग सवाल जवाब को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डेली कोट हमारा होता है। तो आज का कोट क्या है? आज का कोट देखिए जरा। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम मेहनत करते रहना है, लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं करना है, हमको स्मार्ट लेबर करना है। ये भी ध्यान रखना है, स्मार्ट लेबर। ठीक है, कि किस दिशा में मेरे को कार्य करना है, क्या मेरा लक्ष्य है, वो भी हमको पता होना चाहिए। और उस लक्ष्य की ओर बस मेहनत करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस के साथ लगे रहिएगा तो जरूर ही सफलता मिलेगी। हाल ही में अभी सुनीता विलियम्स, आप लोगों को पता होगा, सुनीता विलियम्स जो कि 9 महीने बाद 9 मंथ्स की टाइम को काट करके और धरती पे आई है। सोचिए कि एक इंसान जो कि अंतरिक्ष में गया और उसे पता नहीं है कि अब कितने समय बाद मैं लौट पाऊंगी, मैं जिंदा लौट पाऊंगी भी कि नहीं। तो वो बस अपने धैर्य को बनाए हुए था, अपना कार्य कर रहा था, मेहनत से लगा हुआ था। इसी कारण आज वह जीवित धरती पे लौट पाई है। तो समझिए कि मेहनत और धैर्य दो चीज का साथ कभी ना छोड़िए, जरूर सफलता आपको मिलेगी। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल देख ले हम लोग। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में क्या सही है? बताना है कि क्या इनके बारे में सही है। पहला विकल्प है करीब 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आईएसएस बोला जाता है इसको, आईएसएस पर फंसे रहने के बाद 19 मार्च को धरती पर सकुशल वापस आ गई हैं। स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इनका जो एक कैप्सूल गया था जिसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन स्पेस कैप्सूल। ठीक है, इसके जरिए धरती पे आई है, समुद्र में इनका लैंडिंग हुआ, उसके बाद पानी वाले जहाज से इनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया। इनका पैतृक घर गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासण गांव में है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रही हैं, इनके पिताजी यहाँ पे रहते थे, ये यहाँ पे नहीं रही हैं। ये इनके पिताजी बचपन में ही चले गए थे और उस समय के बाद से इनका पूरा जीवन काल वहीं पे बीता है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो ध्यान रखना है कि सभी बातें जो है सही है। लगभग अब तक 62 घंटे के 9 स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं और ये ऐसा करने वाली सबसे पहली महिला है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इतना ज्यादा समय स्पेस में बिताने वाली पहली महिला है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इतना समय अभी तक कोई महिला नहीं बिता पाया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर हुई वार्ता के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति जताई है? अभी आप लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही क्या हुआ है, जो युद्ध है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, यह समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सीज फायर के लिए इन पे क्या किया गया है, यूक्रेन की तरफ से हामी भर दिया गया है कि हाँ ठीक है, हम सीज फायर करेंगे। लेकिन अब रूस की तरफ से भी होना चाहिए था, एक साइड से तो होगा नहीं। तो उसके लिए लगभग लगभग 2 घंटे से भी अधिक समय तक डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, किसके साथ? यहाँ रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। और इन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इसको सीज फायर को ध्यान में रखेंगे और युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हैं। 30 दिन तक युद्ध विराम रखा जाएगा। 30 दिन में अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से इसका उल्लंघन किया गया, मतलब दोनों में से कोई भी साइड अगर इसका उल्लंघन करेगा और वो उसने इस सीज फायर को नहीं माना और जवाबी कार्रवाई कर दिया, कहीं से कोई बम गोला मार दिया, किसी तरह का युद्ध स्टार्ट कर दिया, तो फिर यह सीज फायर रद्द हो जाएगा और फिर युद्ध जिस तरह से चल रहा था उस तरह से शुरू हो जाएगा। किस दिन वार्ता हुई है, डेट ध्यान रखना है, 18 मार्च 2025 को यहाँ पे वार्ता हुई, पुतिन से 2 घंटे से अधिक बातचीत हुई। इसमें सहमति बनी, यूक्रेन में शांति, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने की शुरुआत हो गई है। इन्होंने कहा है कि हम अब युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस अमेरिकी अरबपति से जुड़े एनजीओ पर भारत में ईडी की रेड हुई? ईडी आपको पता होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय भी इसको बोला जाता है। देखिए, तो ये क्या करता है, देखता है कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है, कहाँ पे इस तरह का हमको क्लू मिलता है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा का सारा इसका जो है रेड किया जाता है। तो इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, जॉर्ज सोरोस। अब ये जॉर्ज सोरोस जो है, ये बहुत ही भारत के लिए इनका रवैया जो है बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदा है। देखिए पीएम मोदी के बारे में इनका किस किस तरह का बयान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। बताइए, अगर एक लोकतांत्रिक देश में वहां के जनता के द्वारा चुन करके अगर कोई नेता ऊपर भेजा जा रहा है, जनता के द्वारा ही चुनकर, जनता वोट करके ही अगर किसी को प्रधानमंत्री बना रही है, और बाहर से कोई बैठा हुआ आदमी कहे कि देश तो लोकतांत्रिक है,
लेकिन वो जो नेता चुन करके आया, लोगों के द्वारा जो चुन करके भेजा गया है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे यही बोला जाए कि आदमी तो आप बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका काम बढ़िया नहीं। अरे जब आदमी ही बढ़िया नहीं है तो फिर तो काम बढ़िया नहीं है। या तो हमारे लोकतंत्र में कमी है, सीधे कहिए कि लोकतंत्र ही बेकार है। सबसे बढ़िया लोकतंत्र यूएसए का है, जिसने पूरे के पूरे नॉर्थ जो अमेरिका है, उस द्वीप के जितने भी वहाँ के नेटिव लोग थे, वहाँ के वस्तुतः जो वहीं के रहने वाले लोग थे, सबका सफाया कर दिया। पूरे विश्व में युद्ध का हमेशा युद्ध का जो बादल है मंडराते रहता है, इस सब का कारण अमेरिका है। वो खुद को तो बहुत महान समझता है, लेकिन भारत के बारे में उसकी जो राय है बहुत ही गलत तरीके है की है। देखिए क्या कहते हैं कि भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी एक दूसरे के सहयोगी है। ये अपने देश के बारे में नहीं बताते हैं कि अमेरिका के जो ट्रंप साहब हैं, अमेरिका के ट्रंप साहब और इलॉन मस्क साहब, ये एक दूसरे के सहयोगी नहीं है। लेकिन भारत में जो मोदी हैं और अडानी हैं, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं, और भारत की पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था को गिराने के लिए, पूरे भारत को तोड़ने के लिए, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहा जाता है, उसके ये समझिए तो करता धरता है, पीछे से पैसा भेजते रहते हैं, फंडिंग होते रहती है। तो इनका जो बहुत सारा फाउंडेशन था, जैसे कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन है, ओपन सोरोस फाउंडेशन है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसमें कि बैन भी हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो 2020 के बाद से काम भी नहीं कर रहा है, बंद हो गया। ठीक है। इस सब पे ईडी ने यहाँ पे छापा मारा है, और पता चला है कि बाहर से पैसा भेजा जा रहा था, ताकि भारत के अंदर अशांति फैलाया जा सके, भारत के लोकतंत्र को खत्म किया जा सके, गिराया जा सके। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एक साइड बैंक ऑफ मॉरिशस है, और दूसरे साइड ध्यान रखना है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई ने कहा है कि इस एमयू जो हस्ताक्षर है, इस पे उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपए को और ज्यादा बढ़ावा देना है। दोनों के बीच सहमति हो गई है, सारा जो भी चालू खाता होगा, लेन देन होगा, स्वीकार होगा, उसमें अब भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए को महत्व दी जाएगी। ठीक है। अभी तक कारोबार देखिए, कारोबार चलता है देशों का डॉलर से, लेकिन अगर आपस में करेंसी से एक्सचेंज होने लगे तो ये और भी देशों के लिए बढ़िया है। और अमेरिका का जो एक तरह से समझिए कि इसका जो डोमिनेंस है, एक तरह से इसका जो रोब है, डॉलर का रोब, ये भी धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है एनडीटीएल, इसका वार्षिक सम्मेलन 2025 किस विषय पर आयोजित किया गया? थीम भी बोल सकते हैं कि इसका थीम क्या रहा। तो इसका ध्यान रखना है, थीम है एंटी डोपिंग विज्ञान। एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां। एंटी डोपिंग विज्ञान जो है, इसमें क्या-क्या नया इनोवेशन हम कर सकते हैं और किस तरह के चैलेंज है। ठीक है। बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे एथलीट हैं, वो क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, अलग-अलग तरह का वो केमिकल्स जो है, अलग तरह का स्टेरॉइड्स है, अलग तरह का केमिकल जो कि बैन है, जो शरीर में लेना गलत है, उसको लेते हैं और अपने परफॉर्मेंस को, जो उनका परफॉर्मेंस है, उसको इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जैसे कोई अगर है इंसान, वो अगर 100 मीटर दौड़ रहा है 10 सेकंड में, और कुछ दवा लेकर के, बाहर से कुछ ड्रग्स लेकर के, बाहर से कुछ स्टेरॉइड लेके अब 5 सेकंड में ही दौड़ने लगा, इसका मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसकी जो क्षमता है बढ़ गई कुछ समय के लिए। तो इस तरह के ड्रग्स पे बैन करने के लिए और उस पे अंकुश लगाने के लिए पूरा मंत्रालय है। तो इसमें आज का विषय रखा गया है कि नवाचार, इसमें क्या क्या तरह से इनोवेशन कर सकते हैं, ताकि तुरंत पता लगाया जा सके, और क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। इसका देखिए जो मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, युवा कार्यक्रम एवं खेल, ये मंत्रालय है। इसी के अंतर्गत एथलीट आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, तथा श्रम और रोजगार, दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है। नाम है इनका डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनको पता होगा आप लोग को। तो इनका सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में, जिसमें ये विषय रखा गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीधे ध्यान रखिएगा, सर्वम एआई, ध्यान रखिएगा, सर्वम एआई। सर्वम एआई जो है, अब ये देखिए कहाँ है, बेंगलुरु बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु बेस्ड है। ठीक है। तो बेंगलुरु बेस्ड एक तरह का फुल स्टैक जनरेटिव एआई है, कंपनी है, ध्यान, कंपनी है। ठीक है। कंपनी के साथ अटैच किया गया है, यहाँ पे न्यूज भी आप लोग देख सकते हैं। न्यूज क्या है, यू आई डी आई पार्टनर्स विथ सर्वम एआई टू इनहांस आधार सर्विस विथ एआई पावर्ड सॉल्यूशन। कि अब एआई पावर्ड सॉल्यूशन से यहाँ पूरी तरह से इसको सॉल्यूशन लाया जाएगा आधार में। आधार से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का नया काम हो, किसी तरह अनुभव हो, सुरक्षा हो, तो उसमें क्या करेगा, अब एआई का भी हस्तक्षेप होगा, और एआई इसको और जल्दी बेहतर बनाएगा, उसी के लिए ये सारा किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, किसे हाल में फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया गया है? फिट इंडिया आइकन किसे नॉमिनेट किया गया है? अभी फिट इंडिया कार्निवल चल रहा है, तो इसमें किन्हें नॉमिनेट किया गया है? तो यहाँ सही जवाब ध्यान रखिएगा, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना देखा जाए तो अभिनेता है, ध्यान रखिएगा, अभिनेता है।
इनके बारे में अगर कभी पूछा जाए तो ये अभिनेता है, बॉलीवुड में काम करते हैं, ठीक है, मतलब हिंदी फिल्म में। केंद्रीय खेल मंत्री जो है मनसुख मांडविया, इन्होंने आधिकारिक तौर पर जो फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट हुआ है, इनको बनाया है। यह सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीयों में शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया जो फिट इंडिया मूवमेंट है। फिट इंडिया कार्निवल यहाँ पे तो आयोजन किया गया है, लेकिन ये भी मूवमेंट याद रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें क्या हो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी और जीवन शैली जो है उसको भी बेहतर बनाया जा सके, उसके बारे में जागरूकता फैलाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बीवीएफसीएल के नामरूप परिसर में कितने वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाले नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी गई है? तो कितना इसका उत्पादन रहने वाला है, क्षमता बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 10.5, 12.7, 15 लाख या फिर 18 लाख मीट्रिक टन। तो ये 12.7 ध्यान रखना है, 12.7। और इसके लिए कितना धन है, धन भी ध्यान रखना है, लगभग लगभग 10,600 करोड़ धन इसके लिए क्या किया गया है, अनुमानित लागत यहाँ देखा गया है, लगभग लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट तो अब ध्यान रखिएगा तो उतना डेसिमल में, दशमलव में और एक एक संख्या ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मोटा मोटी कि 10,500 करोड़ का लागत यहाँ होने वाला है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालय ने मंत्रिमंडल जो है ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक लिमिटेड जो है, बीवी, ये देखिए ये बीवी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें जो निगम है लिमिटेड, इसके नामरूप असम में एक नामरूप जगह है, ठीक है। तो वहां पे 12.7 लाख मीट्रिक टन का जिसमें कि यूरिया और अमोनिया का यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है उसको यहाँ क्या किया जाएगा, उत्पाद किया जाएगा। एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। लगभग लगभग 10,500 करोड़ का इसका बजट बनने वाला है, आवंटित होगा। सर्वोच्च न्यायालय के 33वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 33वें। अच्छा, देखिए एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है, ध्यान रखिएगा। स्वीकृत संख्या कितनी है? 34। अभी 33वें की यहाँ पे शपथ ग्रहण हुआ है, तो 34 हो सकते हैं मैक्सिमम एक टाइम में। संजीव खन्ना नहीं, ये तो पहले से थे, ये ध्यान रखना है। जेएम बागची, ये ध्यान रखना है, जेएम बागची, इनकी हाल ही में क्या हुई है, यहाँ पे शपथ ग्रहण हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में एक समारोह आयोजित कर जस्टिस बागची को शपथ दिलाई गई है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे। न्यायमूर्ति बागची के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के साथ ही अब शीर्ष अदालत में 33 न्यायाधीश हो गए, ठीक है। तो ये 33वें थे, अभी 34 हो सकते हैं, टोटल 34 हो सकते हैं। कुछ न्यायाधीश जो है रिटायर होते हैं, तो उनके जगह पे नए लोग आते रहते हैं, नियुक्त होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा। ये लोकसभा के, ध्यान रखना है, लोकसभा के स्पीकर है, ध्यान रखना है, लोकसभा के क्या है, स्पीकर है, ठीक है। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि दिल्ली में यह चुनाव हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, तो वहाँ ये जो लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा था 18 मार्च को, विधानसभा भवन जो है उसी के अंदर। तो यहाँ सही जवाब है ओम बिरला जी, ठीक है। इन्होंने आज दिल्ली विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों से एक आदर्श विधानसभा बनाने का आग्रह किया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली को पूरा देश देख रहा है। अब दिल्ली में ही सरकार अगर सही से काम नहीं करेगी, तो बाकी देश के जो अन्य राज्य हैं वो भी उससे प्रेरित नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि दिल्ली जो है सिर्फ एक राज्य, एक यूटी की तरह कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। एक विधान, दिल्ली का जो विधानसभा है वो सिर्फ एक यूटी की तरह कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए वो क्या है, इंस्पिरेशन है, पूरे देश के नेताओं के लिए। तो वहां अगर बेहतर कार्य होगा तो उसी को देख करके बाकी लोग भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री, ध्यान रखना है, कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा यह किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय किस तरह की योजना रह सकती है, किस तरह की योजना होनी चाहिए, इसका एक पूरा कार्यशाला वर्कशॉप यहाँ पे किया गया था। देखिए, नेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल एडेप्टेशन प्लान, ठीक है। तो इस तरह से किया गया, भारत मंडपम में यहाँ किया गया है, तो इनके द्वारा किया गया है, कीर्तिवर्धन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव को कहाँ पे शुरू किया गया है, कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखना है, नई दिल्ली, ध्यान रखना है, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली, आप लोग ध्यान रखिएगा। कल इसका समापन हो चुका है, 18 मार्च तक ही चलना था। 18 मार्च, 16 से 18 डेट अगर ध्यान रखना है, तो 16 to 18 मार्च तक यह कार्यक्रम चला है। इसके जो आइकन थे, आइकन कौन थे? तो ध्यान रखना है, अभी हाल ही में हमने पीछे क्वेश्चन किया इसका।
तो आयुष्मान खुराना जी। जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ स्टेडियम है वहां पे फिट इंडिया उत्सव चल रहा था, समाप्त हो चुका है। खेल और फिटनेस चैलेंज शामिल थे, बहुत सारे खेल इसमें कराया गया ताकि जागरूकता भी फैले। फिट इंडिया मूवमेंट जो मोदी जी के द्वारा लाया गया था, उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। ठीक है। रस्सी कूदना, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट बॉलिंग, पुशअप, स्क्वाट, अलग अलग तरह की मतलब छोटी मोटी प्रतियोगिताएं कराएगी ताकि एक तरह से ये क्या हो सके, अवेयरनेस फैल सके, जागरूकता फैल सके। ठीक है। तो जितने भी सवाल हो सकते थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हर दिन करता हूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्र लोगों के साथ कर दीजिए इसको शेयर, मित्र लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो क्या होगा, जो भी अभी हाल ही में जॉब बहुत सारे आने वाले हैं, अभी तो एनटीपीसी का ही जॉब आने वाला है, इसके बाद अभी बिहार पुलिस के लिए, फिर एसएससी का दोनों तीनों एग्जाम आएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत मदद मिलेगी और इस सेशन को हमेशा फॉलो करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है, जो घंटी वाला बटन होता है, उसको दबा दीजिए। तो जो भी वीडियो आएगा, जो भी कंटेंट आएगा, उसका सूचना यथाशीघ्र आप तक पहुंच जाएगा, फटाफट आपको मिल जाएगा और आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ, इसी विचार के साथ इसको समाप्त करते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।